मगर सुधा को पता चल ही जाता है। कभी कभी मोहिंदर के शर्ट पर मिलते लिपस्टिक के निशान की वजह से, कभी कभी रुमाल पर लिखी हुई गज़लों की वजह से। वो उसे परोक्ष रूप से पूछने की कोशिश भी करती है। वो पूछती है, तुम्हें मुझे कुछ बताना तो नहीं है? मगर मोहिंदर उसे ना कहता है। और तब भी फोन की घंटी बजती है। तो सुधा वो उठाने जा ही रही होती है कि वो मोहिंदर को कहती है, मेरे लिए नहीं है। मोहिंदर वो फ़ोन उठाने चला जाता है। उसको परिस्थिति का अंदाज लग जाता है। फ़ोन उठाते ही वो फ़ोन माया का ही होता है। मोहिंदर माया को कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अब तुम्हें सुधा से मिल लेना चाहिए, और सुधा भी तुम्हें बुला रही है। ये सुनते ही सुधा अचानक से गुस्से में आ जाती है। वो मोहिंदर से कहती है, मुझे किसी से नहीं मिलना, ना मैंने किसी को अपने घर बुलाया है। मगर मोहिंदर सुधा तुम्हें मिलना ही होगा कहते हुए फ़ोन रखकर वो माया को लेने चला जाता है। चालू फ़ोन में माया ने सारी बातें सुन ली। उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। अपने आप को अपराधी मानते हुए वो फिर से किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली गई। मोहिंदर जब पहुंचता है तब तक वो जा चुकी थी। मोहिंदर वापस आता है। घर वापस आकर देखता है तो सुधा अपना सामान और भगवान, मंदिर में रखे उसके भगवान लेकर घर छोड़कर चली गई है। सुधा घर छोड़कर चली गई, ये बात मोहिंदर को इतनी तकलीफ देती है कि उसे उसी वक्त दिल का दौरा पड़ता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। माया को ये बात का ज्ञात होते ही वो अस्पताल में मोहिंदर की सेवा करने लगती है। करीबन 1.5 महीने तक अस्पताल में और उसके बाद वो उसके घर में भी उसकी देखभाल करने के लिए उसी के साथ रहने लगती है। इतने लंबे समय तक भी न सुधा ने न मोहिंदर ने, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश न की। एक दिन मोना अपने मंगेतर के साथ मोहिंदर के घर उसकी शादी का न्योता देने चली आती है। मौका देखते वो मोहिंदर को अकेले में माया की रहने की व्यवस्था के बारे में चिंता जताते हुए उसे कहती है कि वो जिस घर में रहते हैं उस घर के मकान मालिक ने अकेली माया को ये घर किराए पर देने के लिए मना किया है। मोना की शादी से वापस आते मोहिंदर ने माया से कहा, अब तो मोना की भी शादी हो गई, अब तुम कहाँ रहोगी? माया अपने ही अंदाज में उसे जवाब देती है, तुम्हारे पास। मोहिंदर उसे कहता है, सुधा वापस आ गई तो वो कहती है, क्यों? दीदी मुझे निकाल देगी, मुझे मारेगी। इसके बाद मोहिंदर थोड़ा संजीदा हो जाता है।
माया को लेकर। इस घटना के बाद एक दिन सुबह जब वो तैयार हो रहा था इतने महीनों के बाद कहीं जाने के लिए, तो माया उसे पूछती है, इतने तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? तो वो उसे कहता है, सुधा को लेने। इतने लंबे समय के बाद मोहिंदर के मुंह से सुधा का नाम सुनते माया के दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। वो उसी रात अपनी मोटर बाइक लेकर घर छोड़कर चली जाती है। उसकी मोटर बाइक की आवाज़ सुनते मोहिंदर जागकर उसके पीछे अपनी गाड़ी लेकर उससे रोकने के लिए उसका पीछा करता है, मगर मन ही मन इतनी परेशान माया कि मोहिंदर की आवाज़ को भी अनसुना करके वो अपनी मोटर बाइक और तेज़ चलाने लगती है। इतनी तेज़ मोटर बाइक चलाने पर उसके गले का मफलर पिछले पहिए में फंस जाता है और वो गिर जाती है। गले से मफलर निकालने की खूब कोशिश करने पर भी चलते हुए पहिए की वजह से वो और गले में कसता जाता है और माया की मौत हो जाती है, मोहिंदर के आने से पहले ही। तो कुछ इस प्रकार पिछले 5 वर्षों की घटनाएं थी। 5 वर्ष के बाद आज दोनों अचानक से एक वेटिंग रूम में एक दूसरे से मिल गए। दोनों एक दूसरे से थोड़ा आराम करते हैं ऐसा कहते हुए अपनी अपनी जगह पर जाकर आराम करने बैठे। थोड़ी देर के बाद जब मोहिंदर की आंख खुली तो सुधा वेटिंग रूम में नहीं थी। सुधा को ढूंढने वो अपनी शॉल लेकर रेलवे स्टेशन पर गया तो सुधा वहीं एक बेंच पर बैठी दिखी। वो सुधा के पास जाकर शॉल ओढ़ाते हुए उसी के पास बैठ गया। वो सुधा से पूछता है, क्या तुम्हें मुझे कुछ पूछना नहीं है? सुधा उसे कहती है, क्या पूछने की ज़रूरत है? तो मोहिंदर उसे उसके घर छोड़ने से लेकर माया की मौत तक की सारी कहानी बताता है। ये बातें सुनते सुनते सुधा को ज्ञात होता है कि माया की मृत्यु हो चुकी है और मोहिंदर अपनी ज़िंदगी अकेले बसर कर रहा है। उसे इस बात से इतनी तकलीफ़ होती है कि वो फूट फूट कर रोने लगती है। मोहिंदर सुधा को संभालते हुए वेटिंग रूम में ले आता है। वो सुधा से कहने ही वाला था घर साथ चलने के लिए कि वहीं एक और शख्स की उपस्थिति हो जाती है। वो शख्स आकर सीधा सुधा से बातें करने लगता है। बातों से पता चला कि वो और कोई नहीं सुधा का पति है। वो आगे कुछ नहीं कह सका, वहीं बूथ बनकर खड़ा रहा। सुधा का पति सामान लेकर आगे चला गया। सुधा मोहिंदर के पास आकर उसके पैर छूते हुए उससे आशीर्वाद मांगती है और इजाज़त मांगती है। पहले बिना बताए चली गई थी, आज बताकर जाना चाहती हूँ, इजाज़त दे दो। मोहिंदर उसे कुछ कहे
उससे पहले ही सुधा का पति उसे लेने चला आता है और लेकर आगे चलने लगता है, मगर सुधा पीछे मुड़कर मोहिंदर को ही देखती रहती है। ये देखते सुधा का पति उसे पूछता है, क्या हुआ, कुछ पीछे छूट गया? कहते हुए वो भी पीछे देखता है तो पीछे खड़े हुए मोहिंदर को देख और सुधा का चेहरा देख वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं मगर सुधा का पहला पति मोहिंदर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक प्रेम, समर्पण और खूबसूरत इंसानी रिश्तों की, जो हमें भी अंदर से झंझोड़ देती है। दोस्तों, इस कहानी पर आधारित 1987 में एक हिंदी पिक्चर बनी, जो पिक्चर गुलजार साहब ने निर्देशित की, जिसमें नसरुद्दीन शाह, रेखा और अनुराधा पटेल ने काम किया। इस फिल्म को अपनी म्यूज़िक कैटेगरी को लेकर 2 नेशनल अवार्डों से नवाजा गया है। आभार मित्रों।